बाबू साहिब यानी बाबू राम निधि सिंह रिटायर्ड जज अब गांव की सबसे बड़ी हवेली के एक बड़े कमरे में चारपाई पर असहाय पड़े हुए थे। उनकी आंखों के कोरों में आंसू के कतरे छलक रहे थे। वह वहीं अटके रहते हैं। हर रोज़ ऐसा होता है जब ननकू उन्हें नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाकर अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाकर अपने घर के काम निपटाने चला जाता है। आज बाबू साहब के आंसू पोंछने वाला उनका अपना कोई आस पास नहीं है, लेकिन जब वह सेवा में थे तो उनके पास सब कुछ था। संपन्नता, वैभव, सफल दाम्पत्य जीवन, सुखी और व्यवस्थित बच्चे। उनके 2 लड़के हैं। बड़ा लड़का उनकी तरह ही प्रादेशिक न्यायिक सेवा में भर्ती होकर मजिस्ट्रेट हो गया और आजकल बांदा में तैनात है। छोटे लड़के ने सिविल सेवा की तैयारी की और भारतीय राजस्व विभाग सेवा में नियुक्त होकर आजकल नोएडा में सीमा शुल्क विभाग में बतौर डिप्टी कलेक्टर लगा हुआ है। दोनों के बीवी बच्चे उनके साथ ही रहते हैं। जायज़ से जब बाबू रामनिधि सिंह रिटायर्ड हुए तो दोनों बच्चों ने कहा ज़रूर था कि वे बारी बारी से उनके साथ रहें, पर उनका दिल ना माना। दोनों लड़कों के बीच में बट कर कैसे रहते, इसलिए इधर उधर दौड़ने के बजाय उन्होंने गांव में एकांत जीवन जीना पसंद किया और अपने पुश्तैनी गांव चले गए, जो अब कस्बे का रूप धारण कर चुका था। चारों तरफ पक्की सड़कें बन चुकी थीं, घरों में बिजली लग चुकी थी। गांव का पुराना स्वरूप कहीं देखने को नहीं मिलता था। बाबू साहब ने नौकरी में रहते हुए भी अपने पुराने कच्चे मकान को ध्वस्त कर हवेली नुमा मकान बनवा लिया था। तब पत्नी जीवित थी। वह खुद सशक्त और अपने पैरों पर चलने फिरने लायक थे। सुबह शाम खेतों की तरफ जाकर काम देखते थे। पिता के ज़माने से घर में काम कर रहे ननकू को अपने पास रख लिया था। बाहर का ज़्यादातर काम वही देखता था। मजदूर अलग से थे जो खेतों में काम करते थे। घर में घी दूध की कमी न रहे, इसलिए 2 भैंसें भी पाल ली थी। पति पत्नी गांव में सुख से रहते थे। जीवन में गम क्या होता है तब बाबू साहब को शायद पता भी नहीं था। छुट्टियों में दोनों लड़के आ जाते थे। घर में उल्लास छा जाता। दोनों बेटों के भी 2-2 बच्चे हो गए थे। वे सब आते तो लगता उनसे ज़्यादा सुखी और संपन्न व्यक्ति दुनिया में और कोई नहीं है। 5 साल पहले पत्नी का देहांत हो गया। बेटे आए, 13वीं तक रहे। जब चलने लगे तो बेमन से कहा कि गांव में अकेले कैसे रहेंगे, बारी बारी से उनके पास रहें, गांव की ज़मीन जायदाद बेच दें, यहाँ उसका क्या मूल्य है। लेकिन उन्होंने देख लिया था कि बहुएं अपने अपने पतियों से इशारा कर रही थीं कि पिताजी को अपने साथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अपनी बहुओं की सारी हकीकत उन्हें ज्ञात थी। वे ठीक से उनसे बात तक नहीं करती थी। करती तो क्या वे स्वयं नहीं कह सकती थी कि बाबूजी चलकर आप हमारे साथ रहें। पर दिल से वे नहीं चाहती थी कि बूढ़े को ज़िंदगी भर ढोएं और महानगर की अपनी चमकदार दुनिया को बेरंग कर दें। बेटों को बाबू साहब ने साफ मना कर दिया कि वे उनमें से किसी के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि गांव से खासकर अपनी कमाई से बनाई संपत्ति से उन्हें खासा लगाव हो गया था। बच्चे चले गए। एक बार मना करने के बाद दोबारा बच्चों ने चलने के लिए नहीं कहा। वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे। जीवन में किसी के सामने झुकना नहीं सीखा था, कभी किसी के दबाव में नहीं आए थे। आज बेटों के सामने क्यों झुकते। घर में वे और ननकू रह गए। ननकू की बीवी आकर खाना बना जाती। जब तक बाबू साहब बिस्तर पर न जाते ननकू अपने घर न जाता। पूर्ण निष्ठा के साथ वह देर रात तक उनकी सेवा में जुटा रहता। दिन भर खेतों में मजदूरों के साथ काम करता, फिर आकर घर के काम निपटाता, भैंसों को चारा पानी देता। हालांकि उसकी बीवी घर के कामों में उसकी मदद करती थी। उसका ज़्यादातर काम रसोई तक ही सीमित रहता था। बाबू साहब को मधुमेह की बीमारी थी, जिसकी दवाइयाँ वे लेते रहते थे। अचानक न जाने क्या हुआ कि उनके हाथों पाँवों में दर्द रहने लगा। घुटनों तक पैर जकड़ जाते और हाथों की उंगलियां कड़ी हो जाती। मुट्ठी तक न बांध पाते। सुबह नींद पर बिस्तर से तुरंत नहीं उठ पाते थे। सारा शरीर जकड़ सा जाता। पहले बाबू साहब ने आसपास ही इलाज करवाया। कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो जिला अस्पताल जाकर चेकअप करवाया। डॉक्टरों ने बताया कि नसों के टिश्यूज मरते जा रहे हैं। नियमित टहलना, व्यायाम करना, कुछ चीज़ों से परहेज करना और नियमित दवाइयाँ खाने से फ़ायदा हो सकता है। कोई गारंटी नहीं थी, फिर भी डॉक्टरों का कहना तो मानना ही था। जब वे अस्पताल में भर्ती थे
तो दोनों बेटे एक एक करके आए थे, डॉक्टरों से परामर्श करके और ननकू को हिदायतें देकर चले गए। किसी ने छुट्टी लेकर उनके पास रहना ज़रूरी नहीं समझा। उनकी बीवियां तो आई भी नहीं। उन्हें ये सोचकर धक्का सा लगा था कि क्या बुढ़ापे में अपने सगे ऐसे होते हैं। अंदर से उन्हें तकलीफ़ बहुत हुई थी, लेकिन सब कुछ समय पर छोड़ दिया। कुछ दिन अस्पताल में भर्ती रहकर बाबू साहब गांव आ गए। इलाज चल रहा था, पर कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा था। उनके पैर धीरे धीरे सुन्न और अशक्त होते जा रहे थे। ननकू उन्हें पकड़कर उठाता, तभी वह उठकर बैठ पाते। चलना फिरना दूभर होने लगा। उन्होंने बड़े बेटे को लिखा कि वह आकर उनको लखनऊ के KGMC व संजय गांधी इंस्टीट्यूट में दिखा दे। बड़ा लड़का आया तो ज़रूर और उन्हें KGMC में भर्ती करवाया गया, पर इसके बाद कुछ नहीं हुआ। भर्ती कराने के बाद ननकू से बोल दिया गया कि जब तक इलाज चले वह बाबूजी के साथ रहे। उसकी बीवी को भी लखनऊ में छोड़ दिया। ननकू अपनी बीवी के साथ तन मन से बाबू साहब की सेवा में लगा रहा। धन तो बाबू साहब लगा ही रहे थे, पैसों की कमी उनके पास थी नहीं, पर ना जाने उनके मन में कैसी निराशा घर कर गई थी कि किसी दवा का उन पर असर ही नहीं हो रहा था। अपनों के होते हुए भी उनका अपने पास न होने का एहसास उन्हें अंदर तक सता रहा था। डॉक्टरों की लाख कोशिश के बावजूद वह ठीक न हो सके और लखनऊ से अपाहिज होकर ही गांव लौटे। अब स्थिति ये हो गई थी कि बाबू साहब चारपाई से उठने में भी अशक्त हो गए थे। ननकू अधेड़ था, पर उसके शरीर में जान थी। अपने बूते पर उन्हें उठाकर बिठा देता था तो वह तकियों के सहारे बिस्तर पर पैर लटकाकर बैठे रहते थे। एक दिन नौबत ये आ गई कि वह खुद मलमूत्र त्यागने में भी अशक्त हो गए। उन्हें बिस्तर से उतारकर चारपाई पर डालना पड़ा। चारपाई के बीच एक गोल हिस्सा काट दिया गया, नीचे एक बड़ा बर्तन रख दिया गया ताकि बाबू साहब उस पर मलमूत्र त्याग कर सके। ननकू पूरी लगन और निष्ठा निस्वार्थ भाव से उनका मलमूत्र उठाकर फेंकने जाता। बाबू साहब ने उसे कई बार कहा कि वह कोई मेहतर बुला लिया करे, सुबह शाम आकर गंदगी साफ कर दिया करेगा, पर ननकू ने बाबू साहब की बातों का अनसुना कर दिया। खुद ही उनका मलमूत्र साफ करता रहता रहा, उन्हें नहलाता धुलाता और साफ सुथरे कपड़े पहनाता। उसकी बीवी उनके गंदे कपड़े धोती, उनके लिए खाना बनाती। ननकू खुद स्नान करने के बाद उनको अपने हाथों से खाना खिलाता। अपने सगे बहू बेटे क्या उनकी इस तरह सेवा करते? शायद नहीं, पर भी कर भी नहीं सकते थे। बाबू साहब मन ही मन सोचते। बाबू साहब उदास मन लेटे लेटे जीवन की सार्थकता पर विचार करते। मनुष्य क्यों लंबे जीवन की आकांक्षा करता है? क्यों वह केवल बेटों की कामना करता है? बेटे क्या सचमुच मनुष्य को कोई सुख प्रदान करते हैं? उनके अपने बेटे अपने जीवन में व्यस्त और सुखी हैं, अपने जन्मदाता की तरफ से निर्लिप्त होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जैसे अपने पिता से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। और एक तरफ ननकू है, उसकी बीवी है। इन दोनों से उनका क्या रिश्ता है? उन्हें नौकर के तौर पर ही तो रखा था, परंतु क्या वह नौकर से बढ़कर नहीं है? वह तो उनके अपने सगे बेटों से भी बढ़कर है। बेटे बहू अगर साथ होते तब भी उनका मल मूत्र नहीं छूते। जब से वे पूरी तरह अशक्त हुए हैं, ननकू अपने घर नहीं जाता, अपनी बीवी के साथ बाबू साहब के मकान में ही रहता। उन्होंने ही उससे कहा था कि रात को पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। वह भी मान गया। घर में उसके बच्चे अपनी दादी के साथ रहते थे। दोनों पति पत्नी दिन रात बाबू साहब की सेवा में लगे रहते थे। खेतों में कितना गल्ला अनाज पैदा हुआ, कितना बिका और कितना घर में बचा है, इसका पूरा हिसाब भी ननकू रखता था। पैसे भी वही तिजोरी में रखता था। बाबू साहब बस पूछ लेते कि कितना क्या हुआ, बाकी मोह माया से वह भी अब छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान न देते। ननकू को बोल देते कि उसे जो करना है करता रहे। रुपए पैसे खर्च करने के लिए भी उसे मना नहीं करते थे, तो भी ननकू उनका कहना कम ही मानता था। बाबू साहब का पैसा अपने घर में खर्च करते समय उसका मन कचोटता था। हाथ खींचकर खर्च करता। ज़्यादातर पैसा उनकी दवाइयों पर ही खर्च होता था। उसका वह पूरा हिसाब रखता था। रात को बाबू साहब को जब नींद नहीं आती तो पास में ज़मीन पर बैठे ननकू से कहते, ननकुआ, हम सभी मिथ्या भ्रम में जीते हैं। कहते हैं कि ये हमारा है, धन संपदा, बीवी बच्चे, भाई बहन, बेटी दामाद, नाती पोते, क्या सचमुच ये सब आपके अपने हैं? नहीं रे, कोई किसी का नहीं होता। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं और मिथ्या भ्रम में पड़कर खुश हो लेते हैं कि ये सब हमारा है, और वे एक आह भरकर चुप हो जाते। ननकू
मनोहार भरे स्वर में कहता, मालिक आप मन में इतना दुख मत पाला कीजिए। हम तो आपके साथ हैं, आपके चाकर। हम आपकी सेवा मरते दम तक करेंगे और करते रहेंगे। आपको कोई कष्ट तकलीफ नहीं होने देंगे। हाँ रे ननकुआ, एक तेरा ही तो आसरा रह गया है, वरना तो कब का इस संसार से कूच कर गया होता। इस लाचार, बेकार और अपाहिज शरीर के साथ कितने दिन जीता। ये सब तेरी सेवा का फल है कि अभी तक संसार से मोह खत्म नहीं हुआ है। अब तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। मुझे अपने बेटों से कोई आशा या उम्मीद नहीं है। एक तेरे ऊपर ही मुझे विश्वास है कि जीवन के अंतिम समय तक तू मेरा साथ देगा, मुझे धोखा नहीं देगा। अब तक निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करता आ रहा है। बंधी बंधाई मजदूरी के सिवा और क्या दिया है मैंने। मालिक आपकी दया दृष्टि बनी रहे और मुझे क्या चाहिए। 2 बेटे हैं, बड़े हो चुके हैं, कहीं भी कमा खा लेंगे। एक बेटी है, उसकी शादी कर दूंगा, वह भी अपने घर की हो जाएगी। रहा मैं और पत्नी तो अभी आपकी छत्र छाया में गुजर बसर हो रहा है। आपके ना रहने पर आमटन में जो 2 बीघा बंजर मिला है उसी पर मेहनत करूंगा, उसी से उपजाऊंगा और पेट के लिए कुछ ना कुछ तो पैदा कर ही लूँगा। एक तरफ था ननकू, उनका पुश्तैनी नौकर, सेवक, दास, जो भी कहे चाहे कह लीजिए। दूसरी तरफ उनके अपने सगे बेटे बहू, उनके साथ खून के रिश्ते के अलावा और कोई रिश्ता नहीं था जुड़ने के लिए। मन के तार उनसे ना जुड़ सके थे। दूसरी तरफ ननकू ने उनके संपूर्ण अस्तित्व पर कब्जा कर लिया था अपने सेवा भाव से। उसकी कोई चाहत नहीं थी। वह जो भी कर रहा था कर्तव्य भावना के साथ कर रहा था। वह इतना जानता था कि बाबू साहब उसके मालिक हैं, वह उनका चाकर है। उनकी सेवा करना उसका धर्म है और वह अपना धर्म निभा रहा था। बाबू साहब के पास उनके अपने नाम कुल 20 बीघे जमक्की पक्की ज़मीन थी। 10 बीघे पुश्तैनी और 10 बीघे उन्होंने स्वयं खरीदी थी। घर अपनी बचत के पैसे से बनवाया था। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि संपत्ति का बंटवारा किस तरह करना है। उनके अपने कई दोस्त वकील थे। उन्होंने अपने एक विश्वस्त मित्र को ननकू के माध्यम से घर पर बुलवाया और चुपचाप वसीयत कर दी। वकील को हिदायत दी कि उनकी मृत्यु पर अंतिम संस्कार से पहले उनकी वसीयत खोलकर पढ़ी जाए, उसी के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया जाए, उसके बाद ही संपत्ति का बंटवारा हो। फिर उन्होंने एक दिन तहसील से लेखपाल तथा एक अन्य वकील को बुलवाया और अपनी कमाई से खरीदी 10 बीघे ज़मीन का पैमाना ननकू के नाम कर दिया। साथ ही ये भी सुनिश्चित कर दिया कि उनकी मृत्यु के बाद इस ज़मीन पर उनके बेटों द्वारा कोई दावा मुकदमा दायर न किया जाए। इस तरह का एक हलफनामा तहसील में दाखिल कर दिया। ये सब होने के बाद ननकू और उसकी बीवी उनके चरणों पर गिर पड़े। वे जार जार रो रहे थे। मालिक, ये क्या किया आपने? ये आपके बेटों का हक था। हम तो गरीब आपके सेवक हैं। जैसे आपकी सेवा कर रहे थे आपके बेटों की भी करते। आपने हमें ज़मीन से उठाकर आसमान का चमकता तारा बना दिया। वह धीरे से मुस्कुराए और ननकू के सिर पर हाथ फेर कर बोले, ननकुआ, अब क्या तू मुझे बताएगा कि किसका क्या हक है? तू मेरे अंश से नहीं जन्मा है तो क्या हुआ? मैं इतना जानता हूँ कि मनुष्य के अंतिम समय में उसको एक अच्छा साथी मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तू मेरे लिए पुत्र समान ही नहीं, सच्चा दोस्त भी है। क्या मैं तेरे लिए मरते समय इतना भी नहीं कर सकता? मैं अपने किसी भी पुत्र को चाहे कितनी भी दौलत दे देता, फिर भी वह मेरा इस तरह मलमूत्र नहीं उठाता। उसकी बीवी तो कदापि नहीं। हाँ, मेरी देखभाल के लिए वह कोई नौकर रख देता, लेकिन वह नौकर भी मेरी इतनी सेवा न करता जितनी तूने की है। मैं तुझे कोई प्रतिदान नहीं दे रहा। तेरी सेवा तो अमूल है, इसका मूल तो आंका ही नहीं जा सकता। बस तेरे परिवार के भविष्य के लिए कुछ करके मरते वक्त मुझे मानसिक शांति प्राप्त हो सकेगी। बाबू साहब आंखें बंद करके चुप हो गए। मनुष्य का अंत समय आता है तो बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक के सुखमय चित्र उसके दिलो दिमाग में छा जाते हैं और वह एक एक कर माइक्रोस्कोप की तरह गुजर जाते हैं। वह उनमें खो जाता है और कुछ क्षणों तक असंभावी मृत्यु की पीड़ा से मुक्ति ले लेता है। बुढ़ापे की अपंगता को छोड़कर बाबू साहब को नहीं लगता कि कभी किसी दुख से उनका आमना सामना हुआ हो। पिता संपन्न
किसान थे, साथ ही उसके ज़माने के पटवारी भी थे। 2 बहनों के बीच अकेले भाई थे। लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ था। किसी चीज़ का अभाव नहीं था, पर वह बिगड़ैल नहीं निकले क्योंकि माँ समझदार थी। अच्छे संस्कार डाले उनमें, बुद्धि के तेज थे। स्कूल में हमेशा अव्वल आते। 5वीं के बाद उन्हें पढ़ने के लिए कस्बे के इंटर कॉलेज में भेज दिया गया। वहाँ भी प्राध्यापकों के चहेते रहे। इंटर के बाद उच्च शिक्षा के लिए वह इलाहाबाद गए। वहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की। अच्छे अंकों से बीएससी उत्तीर्ण की। तभी उनका मन साइंस से उचट गया। बातों बातों में एक दिन उनके एक मित्र ने कह दिया, यार रामू, तू क्यों साइंस के फार्मूलों में उलझा हुआ है? तेरी तो तर्क वितर्क की शक्ति बड़ी पैनी है। बहस जोरदार कर लेता है। एलएलबी करके वकालत क्यों नहीं करता? कहाँ तो वे आईएएस बनने का सपना देख रहे थे, कहाँ उनके मित्र ने उनकी दिशा ही बदल दी। बात उनको जम गई। बीएससी कर चुके थे, तुरंत लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया। पढ़ने में ज़हीन थे ही, कोई दिक्कत नहीं हुई। 3 साल में वकालत पास कर ली और प्रयागराज हाई कोर्ट में एक वकील के साथ प्रैक्टिस करने लगे। साथ ही साथ न्यायिक परीक्षा की तैयारी भी कर ली। पहली बार बैठे और पास हो गए। न्यायिक मजिस्ट्रेट बनकर पहली बार कानपुर गए। तब से 35 साल की नौकरी में प्रदेश के कई जिलों में विभिन्न पदों पर तैनात रहे। अंत में बांदा से जिला जज के पद से रिटायर हुए। न्यायिक सेवा में अपनी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से नाम कमाया तो आलोचनाओं के भी शिकार हुए, पर उन्हें जो सच लगा उसी का पक्ष लिया। जानबूझकर अंतर्मन से किसी का पक्षपात नहीं किया। कहते हैं ना कि जीवन अपना हिसाब किताब बराबर रखता है। ज़्यादातर जीवन में अगर उन्हें सुख ही सुख नसीब हुआ था तो अब अंत समय में दुख की बारी थी। इसे भी उन्हें इसी जीवन में भुगतना था, वरना जीवन का खाता असंतुलित रह जाएगा। आय और व्यय का पूरा विवरण आना ही चाहिए। सुख अगर आय है तो दुख व्यय है। उनका शरीर दिन ब दिन क्षीण होता जा रहा था। मानसिक संताप से वे उबर नहीं पा रहे थे। बेटे बिना नागा फ़ोन पर उनकी कुशलता की जानकारी हासिल कर रहे थे, पर क्या जीवन के अंतिम क्षणों में बच्चों की कुशल क्षेम पूछने पर भर से उनका कष्ट और संताप कम हो सकता था? फ़ोन पर ही बेटों को उन्होंने बता दिया था कि पुश्तैनी ज़मीन जायदाद और खुद की कमाई संपत्ति की उन्होंने वसीयत कर दी है। उसको पंजीकृत भी करवा दिया है। वसीयत वकील विजयनाथ वर्मा के पास रखी है। जीते जी देखने तो क्या आओगे, मेरी मृत्यु पर ही तुम लोग आओगे, पर अंतिम संस्कार करने से पहले वसीयत पढ़ लेना, उसके बाद ही मेरा अंतिम संस्कार करना। और वह दिन भी आ पहुंचा। हवेली के विशाल आंगन में उनका पार्थिव शरीर रखा था। एक तरफ परिजन बैठे थे, उनके बीच सफ़ेद कुर्ते पैजामे में बाबू साहब के दोनों बेटे बैठे थे। महिलाएं अंदर थी। वकील साहब को खबर कर दी गई थी, बस पहुंचने ही वाले थे। वकील साहब के पहुंचते ही सबकी नज़रें उनके चेहरे पर टिक गईं। उन्होंने बारी बारी से सबको देखा। एक कोने में दीनहीन ननकू बैठा था। केवल उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह रो नहीं सकता था क्योंकि वहाँ सभी दीर्घ गंभीर मुद्रा अपनाए थे। वकील साहब ने अपने ब्रीफ केस से एक फ़ाइल निकाली और उसे खोलकर पहले बाबू साहब के दोनों बेटों की तरफ देखा, फिर ननकू को अपने पास बुला लिया। गंभीर वाणी में बोले, मैं वसीयत पढ़ने जा रहा हूँ। आप तीनों ध्यान से सुनना, क्योंकि ये केवल आप ही 3 लोगों से संबंधित है। फिर उन्होंने वसीयत पढ़नी प्रारंभ की। मैं रामनिधि सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट लालगंज, जिला रायबरेली, अपने पूरे होशो हवास और संज्ञान में शपथ पूर्वक अपनी संपत्ति की निम्नलिखित वसीयत करता हूँ। ग्राम स्थित 10 बीघा पुश्तैनी ज़मीन जो अलग अलग 4 चकों में है, मेरे दोनों पुत्रों के बीच बराबर बराबर बांट दी जाए। इसी तरह बैंक में जमा धनराशि के भी वह बराबर के हिस्सेदार होंगे। सोने चांदी के जेवरात इनकी बहुओं को बराबर बराबर सुनार की मध्यस्थता में उनकी कीमत की आंक कर बांट दिए जाए। रही 10 बीघा ज़मीन जो मैंने अपनी बचत और मेहनत की कमाई से खरीदी थी, उसका बैनामा मैं पहले ही
अपने पुत्र समान सेवक ननकू के नाम कर चुका हूँ। वह मेरा सगा बेटा नहीं है, पर मैं उसको अपने बेटों से भी बढ़कर मानता हूँ। संतान सुख क्या होता है वह मैंने अपने दोनों पुत्रों के पालन पोषण से प्राप्त कर लिया है, परंतु जीवन के अंतिम समय में संतान एक पिता को क्या सुख देती है ये मुझे अपने पुत्रों से प्राप्त नहीं हो सका। वह सुख मुझे मिला तो केवल ननकू से, उसकी पत्नी और बच्चों से। मेरी सेवा करते समय उनके मन में कभी ये लालसा न रही होगी कि मजदूरी के अलावा उन्हें कुछ और प्राप्त हो। बचपन में हम अपने बच्चों का मल मूत्र साफ करते हैं, हमें उनसे घृणा नहीं होती, क्योंकि बच्चों को हम अपना अंश समझते हैं और ये समझते हैं कि वे हमारे बुढ़ापे की लाठी हैं। परंतु क्या सचमुच ननकू के शरीर में मेरा खून नहीं है? वह मेरे घर परिवार का भी नहीं है तो बस मात्र एक नौकर, परंतु उसकी सेवा में नौकर भाव नहीं है, इससे कहीं कुछ ज़्यादा है। वह मेरा मलमूत्र ऐसे उठाता है जैसे अपने अबोध बच्चे का उठा रहा हो। कोई घृणा नहीं उपजती है उसके मन में। उसकी पितृभाव से मुझे नहलाता धुलाता है, मुझे साफ कपड़े पहनाकर अपने हाथों से खाना खिलाता है। मेरी सेवा करने में उसकी पत्नी ने भी कभी कोताही नहीं बरती, कभी थकान या ऊब का भाव नहीं दिखाया। ये सब करते हुए क्या उनके मन में किसी प्रतिदान की आकांक्षा या लालसा रही होगी? कभी नहीं। इन दोनों ने मुझसे पूछे बिना कोई चीज़ इधर से उधर नहीं रखी। ऐसे स्वामी भक्त ननकू को मैं इससे ज़्यादा दे भी क्या सकता था कि उसके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित कर दूं। 10 बीघे ज़मीन में मेहनत से खेती करेंगे तो उन्हें कभी रोटी के लिए दूसरे के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। मेरे बेटे सुखी संपन्न और नौकरी पेशा वाले हैं। आशा है मेरे इस निर्णय से उनके दिल को चोट नहीं पहुंची होगी। वकील साहब थोड़ी देर के लिए रुके। सब लोग मंत्रमुग्ध थे। वकील साहब ने आगे पढ़ा, इसके बाद ये मकान बचता है, इसी भी मैंने अपने खून पसीने की कमाई से बनवाया है। मैं जानता हूँ मेरे बेटे पोते मेरी मृत्यु के बाद गांव का रुख नहीं करेंगे। इस मकान को औने पौने दाम में किसी बनिए को बेच देंगे। अतः ये मकान भी मैं ननकू को दान करता हूँ। मेरी मृत्यु के बाद वह सपरिवार इस मकान को अपने रहने के लिए उपयोग करे। दोनों भैंसें भी उसी की होंगी। लाखों की संपत्ति बाबू साहब एक नौकर को देकर चले गए। क्या उनके बेटे इस वसीयत को मानेंगे और यूं ही चुप बैठे रह जाएंगे? सबकी नज़रें उनके बेटों की तरफ उठी और एकटक उन्हें ही ताकने लगी। वह क्या प्रतिक्रिया करेंगे? परिचित तथा परिजनों को विश्वास था कि अंतिम संस्कार से पहले ही कोई न कोई हंगामा खड़ा हो जाएगा। उधर ननकू जार जार रो रहा था। दोनों बेटों ने एक दूसरे की तरफ देखा, चंद क्षणों तक एक दूसरे से कानाफूसी की और बड़े बेटे ने खड़े होकर कहा, हमें पिताजी पर गर्व है। उन्होंने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। सच तो यही है कि हम उनके पुत्र होते हुए भी उनकी कोई सेवा ना कर सके। उन्हें अकेला छोड़कर हम अपने बीवी बच्चों में मस्त रहे। वृद्धावस्था का अकेलापन और अपनों के पास न होने का बाबूजी का गम हम महसूस न कर सके। उन्हें अकेला मरने के लिए छोड़ दिया, पर हम ननकू को अपना बड़ा भाई मानते हुए अपने अपने हिस्से की ज़मीन को भी बौने जोतने का अधिकार देते हैं और साथ ही ये अधिकार भी देते हैं कि बाबूजी का अंतिम संस्कार भी उसी के हाथों से संपन्न हो। इन्हीं हाथों ने बाबूजी की अंतिम दिनों में सेवा की है। यही उनका असली पुत्र है और उसे ये अधिकार मिलना चाहिए। सबकी नज़रों में ननकू के लिए अथाह आदर और सम्मान था। अंदर दोनों बहुएं खुसुर फुसुर कर रही थीं, लेकिन बेटे अपने फैसले पर अडिग थे रहे। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।